पिछले कुछ हफ्ते से हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग पर डिस्कशन कर रहे थे। आज हमारी डिस्कशन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में शुरू होगी। ज़रा सा देख लेते हैं कि हम अभी तक क्या डिस्कस करते आए हैं। हमने रिग्रेशन को देखा है कि अगर हमारे पास रियल वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए हम लीनियर या पॉलिनॉमियल रिग्रेशन कर सकते हैं। यूनिवेरिएट भी हो सकती है, मल्टीवेरिएट भी हो सकती है। हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्क्रीट वैल्यूड हो तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखा हमने इस सिलसिले में, और सपोर्ट वेक्टर मशीन को भी देखा। मसलन क्लासिफिकेशन में हम इस तरह की चीज़ कर रहे होते थे कि अगर हमारे पास दो क्लासेज हैं तो इनके बीच में हम कोई बाउंड्री ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से मैंने बाउंड्री ड्रॉ करके दिखाया है। इसमें नज़र ये आ रहा है कि एक तरफ हमारे पास क्रॉस वाली रेड क्लास है, दूसरी तरफ सर्कल्स वाली ब्लू क्लास है। तो हमारे पास एक बाउंड्री मौजूद है जिससे हम इन दोनों क्लासेस को अलग अलग कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में जो रिग्रेशन हम कर रहे थे फॉर रियल वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूड एट्रीब्यूट, इनमें हमारे पास लेबल डेटा मौजूद था। लेबल डेटा से क्या मुराद थी? लेबल डेटा से मुराद थी कि हमारे डेटा का फॉर्मेट इस तरह का होगा। जैसे हमारे ट्रेनिंग सेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं नीचे, हमें पता चल रहा है कि फॉर ईच एग्जाम्पल वी हैव ए लेबल असाइंड, जो कि वाई से हम डिनोट किया करते हैं। तो ये हमारे ट्रेनिंग सेट का को लिखने का तरीका था। ये हमारी एग्जाम्पल्स इस तरह की हुआ करती थी। एक और चीज़ हमें याद करनी चाहिए, रिकैप करनी चाहिए, वो ये है कि इस सारे प्रोसेस को हम सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते थे, जिसमें हमारे पास लेबल्स मौजूद हैं, और दूसरी ये है कि हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव मौजूद था हर केस में। यानी हम कोई ना कोई फंक्शन मिनिमाइज कर रहे थे जिसको हम कॉस्ट फंक्शन कह रहे थे, तो हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव था, हमें उसकी ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए थी। बात कर तो सब्जेक्ट टू सच सर्टेन कंस्ट्रेंट्स था जो एक्सप्लिसिटली मेंशन भी की थी हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन के केस में। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का केस यहाँ पर कुछ ग्राफ्स से रिप्रेजेंट किया गया है और नीचे ट्रेनिंग सेट भी दिखाया गया है। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हमारे पास किसी एग्जांपल के साथ लेबल्स मौजूद नहीं है। अगर आप नीचे ट्रेनिंग सेट की एग्जांपल्स देखें, x1 अकेला है, देयर इज नो y, xm भी अकेला है, देयर इज नो y। इसी तरह से जो ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं तीन, इन ग्राफ में भी कहीं ये डिस्टिंग्विश नहीं किया गया कौन किस क्लास से बिलोंग करता है। इनको कलर्स से डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, इनको मार्कर से डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल एक को हम ओवल बना देते, एक को क्रॉस बना देते, एक को प्लस बना देते, एक को कुछ और साइन दे देते। सिंबल से भी इनको अलग अलग नहीं किया गया। तो इसका ये क्या है? ये सब एक ही तरह के हैं पॉइंट्स। हमें ये नहीं पता कौन सा पॉइंट किस क्लास से बिलोंग करता है, तो शायद इनकी क्लास हो भी ना। हमें करना क्या पड़ेगा? अब हमें कोई तरीका निकालना पड़ेगा, कोई तरीका लगाना पड़ेगा ताकि हम इनमें से शायद इनको इस डेटा में से कोई स्ट्रक्चर निकाल सकें, कोई स्ट्रक्चर डिस्कवर कर सकें, कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। तो मसलन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बड़ी साफ साफ नज़र आ सकती हैं। हम टॉप राइट वाला ग्राफ लेते हैं, उसमें हम देखें तो हम कह सकते हैं ये दो ग्रुप्स हैं। इफ़ सपोज दीज आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स और फ्लावर्स में भी, तो हम कहेंगे ये बड़े वाले ओवल में एक तरह के फ्लावर्स या प्लांट्स हैं और छोटे वाले ओवल में एक तरह के फ्लावर्स या प्लांट्स हैं। यानी इनके जो भी दो फीचर्स लिए गए हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, उनके हिसाब से छोटे ओवल वाले प्लांट्स जो हैं वो एक तरह की वो सिमिलर टू ईच अदर हैं इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, और जो टॉप वाला ओवल है, ऊपर वाला ओवल, उसके प्लांट्स या फ्लावर्स सिमिलर टू ईच अदर हैं इन टर्म्स ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स जो एक्स और वाई पे आई गई। अब हम राइट साइड पर नीचे वाला ग्राफ देखते हैं। इसमें कोई कह सकता है बिल्कुल कि ये एक ही ग्रुप है, और कोई और डिस्कवर करने वाला, स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने वाला ये भी कह सकता है कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं असल में। ये वंस अगेन टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं बेस्ड ऑन सर्टन करेक्टरिस्टिक्स। तो अब ये भी दो ग्रुप्स में हमें डिवाइड होते नज़र आ रहे हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कोई कह सकता है कि ये शायद तीन ग्रुप्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला ग्रुप हो सकता है,
तीसरा ग्रुप पूरे का पूरा हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक ग्रुप कह सकते हैं, फिर चौथा ग्रुप हमारा शायद इधर नज़र आ रहा है, सॉरी तीसरा ग्रुप हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कोई ये भी कह सकता है कि 3 ग्रुप्स हैं, जबकि कोई और नॉलेज डिस्कवर करने वाला यहाँ पे कह सकता है दीज वर एक्चुअली 4 ग्रुप्स, क्योंकि ये ज़रा से एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो हमें स्ट्रक्चर निकालते हुए ये एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे इन सब में मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि इनमें ग्रुप्स बने हुए हैं कुछ, और एक ग्रुप में हम कह रहे हैं कि एक जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये एक जैसे डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं। तो दिस इज़ सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हम जो डिस्कवरी करना चाह रहे हैं, ये जो हमने अभी देखी जिसमें ग्रुप्स बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। हम क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिमिलर डेटा पॉइंट्स के क्लस्टर्स कौन कौन से हैं। और भी तरीके होते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, जैसे कि एसोसिएशन रूल्स, उसमें हम कह रहे होते हैं कि एक जैसी चीज़ें कहाँ पर फॉर एग्जांपल अकर कर रही हैं, कहाँ पर प्लेस हो रही हैं। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर आइटम की सेल इंक्रीज़ करनी है तो उसको हम किस तरह से मार्केट करें, या किस तरह से एक स्टोर के अंदर कहाँ पे प्लेस करें। या क्या ऐसा होता है कि जी लोग अगर फॉर एग्जांपल चाय की पत्ती ख़रीद रहे हैं तो उसके साथ एक ख़ास किस्म का टी वाइटनर ही ख़रीदते हैं उस पत्ती के साथ। इस तरह की एसोसिएशंस निकालना, ये एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर आ जाता है। एसोसिएशन रूल्स के ज़रिए हम ये वाला काम कर सकते हैं, तो वो भी अनसुपरवाइज्ड तरीका ही है। इन दोनों में होता ये है कि हम पहले डेटा में से स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि हमने कितना अच्छा या कितना बुरा निकाला है ये स्ट्रक्चर, और दैट इज़ यूजली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन कि हमने इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया। और उसके बाद हम मेजर करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने अगर किसी आइटम की परचेज मैक्सिमाइज करने के लिए एसोसिएशन रूल्स निकाल के कोई एक्टिविटी की थी, तो हम बाद में इवेलुएट कर रहे हैं ऑन रियल डेटा कि अच्छा वाकई हमारी इस एक्टिविटी के बाद सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, या हमने बिल्कुल ऐसे एक और काम किया था कि 2 आइटम्स को इकट्ठा प्लेस करके देखा कि अच्छा चाय की इस पत्ती के साथ ये वाला वाइटनर आम इस्तेमाल होता है। हमने प्लेस करके देखा तो हमें पता चला कि वाकई इसकी वजह से लोगों को आसानी हुई है, या चाय की पत्ती ख़रीदने वाले लोग। अब इस डिस्कशन में हमारा फोकस क्लस्टरिंग पर रहेगा और हम एसोसिएशन रूल्स को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। क्लस्टरिंग की एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्लस्टरिंग की काफ़ी सारी एप्लीकेशन हमें नज़र आती हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने लिस्ट की हैं। मिसाल के तौर पर लोग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को क्लस्टर करते हैं टू से के दीज आर सिमिलर मॉड्यूल्स इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इन टर्म्स ऑफ यूजेज ऑफ वेरिएबल्स, इन टर्म्स ऑफ हैविंग द डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड सो ऑन। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी बेस पर लोग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को ग्रुप करते हैं और फिर उसके बाद एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन से मॉड्यूल्स जो सिमिलर मॉड्यूल्स हैं वो कौन से मॉड्यूल्स डिफेक्ट प्रोन थे या कौन से नहीं थे। क्योंकि जब मॉड्यूल बन रहा है उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि डिफेक्ट प्रोन है या नहीं। उनके डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिए जा सकते हैं कि ये मॉड्यूल्स ऐसी रिक्वायरमेंट से निकले थे जो कि एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स थी, या ऐसी रिक्वायरमेंट से निकले थे जो कि इतनी मेच्योर रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, या ऐसी रिक्वायरमेंट से निकले थे जो डिटेल में नहीं लिखी गई थी। इस तरह से तीनों अलग अलग ग्रुप्स बन सकते हैं और उन ग्रुप्स में से फिर हम इवेंचुअली देखें कि बाद में कौन से मॉड्यूल्स डिफेक्ट प्रोन निकले, और फ्यूचर के लिए हम हर आने वाले मॉड्यूल को किसी न किसी क्लस्टर में डाल के हम वहाँ से असेस करने की कोशिश करें कि ये डिफेक्ट प्रोन होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से लोगों ने काम करके देखा हुआ है क्लस्टरिंग को इस्तेमाल करके। इसी तरह क्लस्टरिंग को लोगों ने वहाँ पे इस्तेमाल किया कि वी हैव मैनी फ़ोटोज़ अवेलेबल, और हम डिटर्मिन करना चाह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है ये किस पर्टिकुलर लैंडमार्क की है, ये हिरन मीनार की तस्वीर है या मीनार पाकिस्तान की तस्वीर है या कोई और ये तो चले टूरिस्ट स्पॉट्स हो गए, कोई और भी स्पॉट्स हो सकते हैं। हमने एज ए लैंडमार्क उनको रखा हुआ और हम उनको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्लस्टर किया गया। सेम मतलब बाजू का लोग फ़ोटोज़ पर टैग लगाकर या लगे हुए टैग को इस्तेमाल करके सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उस सिमिलैरिटी के बेस पे फ़ोटोज़ ग्रुप करके बता देते हैं कि अच्छा ये जो ग्रुप्स हैं ये जो फ़ोटोज़ हैं ये एक ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ये एक लैंडमार्क से रिलेटेड हैं।
सिमिलरली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से बिजनेसेस बल्कि ये वाला काम करते हैं कि वो देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स का परचेज़ का पैटर्न क्या है या यूजेज का पैटर्न क्या है। मिसाल के तौर पे यूजेज के पैटर्न के एग्जांपल लें तो इंटरनेट की यूजेज या मोबाइल कंपनीज जो होती हैं, मोबाइल फ़ोन प्रोवाइडर्स, मोबाइल जो कनेक्शन प्रोवाइडर्स होते हैं, ये लोग भी यूजेज पैटर्न देख रहे होते हैं कि अच्छा ज़्यादातर लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए कौन सी वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं, तो वो फिर अपने पैकेजेस में उनका इस्तेमाल जो है वो आसान बना देते हैं। मिसाल के तौर पर यूट्यूब ज़्यादा विजिट हो रहा है या फेसबुक का इस्तेमाल ज़्यादा है या व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज़्यादा है, उसकी बेस पे वो नए पैकेजेस लेकर आ सकते हैं और फिर वो प्रोमोशंस में भी उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो लोग इन यूजेज पैटर्न्स के ऊपर चल रहे होते हैं। वो यूजेज पैटर्न्स जो है वो एक तरह से सिमिलर पैटर्न्स की बेस पे ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, वहाँ पर भी क्लस्टर किया जाता है कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। ट्विटर अकाउंट्स का या और भी सोशल मीडिया जो है, सोशल नेटवर्क्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई हैं क्लस्टरिंग की बेस पे। मिसाल के तौर पर बाज़ ट्विटर अकाउंट्स को स्टडी किया जाता है सिमिलर बिहेवियर्स और फिर उसके बेस पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कुछ स्टडीज़ हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया इसके बेस पर कि ये जो ग्रुप्स हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं और उनकी एक्टिविटीज़ की बेस पर वो एक्टिविटीज़ जो इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो शायद इस तरह की हैं जैसे सपोज़ बेट्स हैं, बेटिंग है, गैम्बलिंग है, इस तरह की चीज़ें। तो इन चीज़ों को डिटरमिन किया जा रहा है कि अगर हमने रोका भी हुआ है लेकिन उसके बावजूद लोग ख़ास तरीके से ट्वीट्स करके या ख़ास तरीके से ट्वीट्स का कंटेंट डाल के स्टिल दे आर कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज़, और उनमें से फिर ये आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन किस एक्टिविटी में मुलव्वस होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक गैम्बलिंग से रिलेटेड एक एजेंट है या नहीं है। इस तरह की स्टडीज़ लोगों ने परफॉर्म की हुई हैं। फिर ऐसे ही हम ये भी देखते हैं कि अच्छा ये जो स्टडीज़ हैं ये ग्रुप्स जो हैं आपस में जुड़े हुए भी हैं, इनको रीट्वीट पैटर्न देखा जाता है, लाइक्स का पैटर्न देखा जा सकता है, और यहाँ पर हम ग्रुप्स बना लेते हैं लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर सिमिलर पैटर्न शो करने वालों के। तो यहाँ पर भी क्लस्टरिंग इस्तेमाल की गई है, बिहेवियर्स, सिमिलर बिहेवियर्स क्लस्टर कर दिए गए, सिमिलर बिहेवियर वाले यूज़र्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है। देन क्लस्टरिंग को इस्तेमाल किया जाता है गैलेक्सीज़ में भी। गैलेक्सीज़ की शेप्स अगर सिमिलर हैं तो उनको एक तरह की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, हम कहते हैं ये सिमिलर गैलेक्सीज़ हैं और ये शायद सेम गैलेक्सी होगी इवेंचुअली। तो इस तरह से क्लस्टर्स जो है वो काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। तो क्लस्टरिंग की यहाँ पर सिर्फ कुछ एग्जांपल्स शो की गई हैं, बाकी तो इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स क्लस्टरिंग की मौजूद हैं। क्लस्टरिंग के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो है पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है और एक उसके साथ एक सपोजिशन ये होती है कि मिनिमाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल डिस्कवर सम स्ट्रक्चर फ्रॉम डेटा। अब ये हमें नहीं पता होता इस तरह के अप्रोचेस में कि किस तरह का स्ट्रक्चर निकलेगा, सच एज अगर हमने बता दिया है कि क्लस्टर्स हमें बनाने तो ये नहीं पता कि कौन सी एग्जांपल किस क्लस्टर में जाएगी, बट वी हैव टू रिलाई ऑन दीज ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड देयर मिनिमाइजेशंस। और ये जो इस तरह के मेथड्स होते हैं इसमें हमें पहले बताना पड़ता है कि हमें कितने क्लस्टर्स चाहिए। हमें अगर 3 क्लस्टर्स चाहिए, 5 चाहिए, 9 चाहिए, 7 चाहिए, डेटा को ज़रा सा देखने के बाद हम कुछ अपना अंदाज़ा देंगे हमें कितने क्लस्टर्स चाहिए, और उसके बाद ही हम इस तरह के मेथड्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 2 तरीके इसमें फर्दर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक ये है कि हम शुरू में पूरे के पूरे डेटा को कहेंगे एक ही क्लस्टर है, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में, हम उन बड़े बड़े क्लस्टर को स्प्लिट करते जाएँ और छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड करते जाएँ। इस तरह से हमारे क्लस्टर स्प्लिट होते रहेंगे और हमें जो भी ऑप्टिमल वैल्यू है नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स की हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम हर पॉइंट को एक क्लस्टर कह दें इनिशियली, और फिर वहाँ से क्लस्टर्स को मर्ज करते जाएं और मर्ज करते करते हम ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाएं जहाँ हम कहें कि ऑलराइट इतने क्लस्टर्स हमारा काम कर रहे हैं, हमें इनफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग जिसमें ज़रा प्रोबेबिलिटीज़ इन्वॉल्व हुई होती हैं,
इसमें आमतौर पे देखा ही जाता है कि अच्छा एक फ़लाँ डेटा के फ़लाँ सोर्स से आने की क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और उन प्रोबेबिलिटीज़ के बेस पर हम एक सोर्स से आने वाले डेटा ग्रुप कर सकते हैं और कह सकते हैं ऑल राइट दिस डेटा बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सोर्स, ये डेटा फ़लाँ सोर्स से आया हुआ है। सपोज़ हमने सैटेलाइट से मिसाल के तौर पर कोई मैसेज आना था और वो मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू होकर आ रहा होता है, हमने इवेंचुअली चेक ये करना है कि कौन सा डेटा किस सोर्स से आया, ताकि फिर हम उस सोर्स से आने वाले डेटा को अलग से ट्रीट कर सकें, दूसरे सोर्स से आने वाले को अलग ट्रीट कर सकें, तीसरे सोर्स से आने वाले को अलग ट्रीट कर सकें। तो हम इस तरह से एक सोर्स से आने वाले डेटा को ट्रीट कर सकते हैं क्लस्टर करने के बाद। पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग के काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं, वहाँ यहाँ पे मैंने सिर्फ ये 3 मेंशन किए हुए हैं। एक के मीन्स एल्गोरिदम है, के मीडियाट एल्गोरिदम है, एक फजी सी मीन्स एल्गोरिदम है। के मीन्स एल्गोरिदम क्या करता है कि के मीन्स एल्गोरिदम जो है वो आपके क्लस्टर्स के अंदर एवरेज पॉइंट्स डिटरमिन कर लेता है और उसके बेस पे फॉर एग्जांपल रीक्लस्टरिंग परफॉर्म करता है या क्लस्टर असाइनमेंट परफॉर्म करता है। के मीडियाट यही काम मीडियंस के जरिए करता है, जो के मीन्स मीन पॉइंट्स के जरिए कर रहा होता है। और फजी सी मीन्स को हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम क्रिस्प मेंबरशिप ना निकालना चाह रहे हो, हम चाह रहे हो कि या हमें हमसे निकल ना रही हो, हम चाह रहे हो कि हमारी नीड इस तरह की है कि हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट उसकी मेंबरशिप एक से ज़्यादा क्लस्टर्स में हो सकती है, तो किस क्लस्टर में ज़्यादा मेंबरशिप है, किस में कम मेंबरशिप है, तो वहाँ पर हम सी मीन्स क्लस्टरिंग इस्तेमाल कर लेते हैं।